बहुत से लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी सुबह चाय के साथ होती है। आयुर्वेद क्या उसकी अनुमति देता है? आप जो सबसे पहला आहार ले रहे हो ना सुबह उठते ही, आयुर्वेद उसकी अनुमति। चाय में कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है। चाय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो। घर में अगर वात वाले भी हैं, पित्त वाले भी हैं, कफ वाले भी हैं, तो वो जो एक थाली बनी है वो सब कैसे खाएं और सबके लिए अलग अलग भोजन कैसे बने? जिस तरीके से संसार को सूर्य, चंद्रमा और वायु चलाते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर को वात, पित्त और कफ चलाते हैं। सूर्यास्त के बाद जब आप नहीं खाते तो आपके वात, पित्त और कफ जो है वो बैलेंस्ड है। मॉर्निंग का जो समय होता है उस समय जो होता है कफ प्रधान होता है। जो हमारा दोपहर का समय है उस समय पित्त प्रधान है हमारी बॉडी में, और जो शाम का समय है उस समय हमारी बॉडी में वात प्रधान। तो सबसे अच्छा डाइजेशन जो होता है वो हमारा, जो एक बार खाना खाए वो योगी, जो 2 बार खाना खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाना खाए वो रोगी। आजकल ओमैड का बहुत जरा कल्चर चल रहा है, 1 मील अ डे। जो लोग आफ्टर 50 जो है जो मसल्स अपने बना के रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे 24 आवर्स से 36 आवर्स का फास्ट वीकली बेसिस पे करना बॉडी के लिए सुपर बेनिफिशियल है। वात, पित्त, कफ भी बैलेंस रहेगा और बॉडी में आप देखेंगे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। क्या आप पाते हैं इस बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, बिगड़े हुए खाने, उठने बैठने के ढंग में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी क्या सामने आ रही है? सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रही है वो क्या हो रहा है, हमारा गट और माइंड का एक्सिस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जितने तरह के रोग हैं उन सब की औषधि क्या आयुर्वेद में है? उन सब का इलाज क्या आयुर्वेद में है? आयुर्वेद में सभी लोगों का इलाज संभव है, लेकिन जिम जाना, एक्सरसाइज की रूटीन बनाना एक बात, और प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट की आदत पड़ जाना दूसरी बात। आप बताइए कितना सही है? माइंडसेट है लोगों का, वो प्रोटीन सप्लीमेंट छोड़ना नहीं चाहते। क्या ऐसा हो जो मैं देखते ही समझ जाऊं कि अच्छा अब तो किडनी रोग मुझे घेर रहा है? क्या इंडिकेशंस हैं? किडनी रोग अगर आपको लग रहा है घेरा, सबसे पहले तो ये है कि किडनी डायलिसिस क्या एक स्कैम है? देखिए, किडनी डायलिसिस जो है वो एक, क्या शुगर वो रिवर्स हो सकता है आयुर्वेदा की हेल्प से? शुगर, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल आपने ठीक करा, आपका डायबिटीज रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज हम चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेद के ऊपर। वो आयुर्वेद जो सदियों से हमारी विरासत रहा है, जिन्हें हमारे पुरखों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन शायद आज के समय में हम उसे भूलते चले गए हैं। खास करके जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में है वो किडनी एक्सपर्ट हैं, बहुत से पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया है। तो पॉडकास्ट का जो सेकेंड हाफ आप देखेंगे वो किडनी के ऊपर रहने वाला है। उसमें ज्यादातर चर्चा हमारी किडनी के ऊपर रही है। आपको क्या भोजन करना चाहिए, आहार में क्या छोड़ देना चाहिए, कितने समय पर भोजन करना चाहिए, वो बातें जिनसे निरोगी काया मिलेगी। बीमार होंगे नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी क्यों, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर कर्मा आयुर्वेदा डॉक्टर पुनीत धवन। अच्छा, डॉक्टर पुनीत धवन को बोर्डिंग पास में दूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूं कि हमें 1 मिलियन माइलस्टोन, जो कि हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है, वो अचीव करने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है, जो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए उसकी कीमत करोड़ों में है। तो ये फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करने में प्लीज 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 हमारी मदद कीजिए, ताकि ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट और ऐसे ही अच्छे गेस्ट आप लोगों के सामने हम लेकर के आते रहें। और चलिए अब देती हूं मैं बोर्डिंग पास आज के मेरे मेहमान डॉक्टर पुनीत धवन को। डॉक्टर पुनीत, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज किडनी डिजीज को लेकर के है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शुगर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में बेसिक के साथ करना चाहती हूँ। मैंने जितना आयुर्वेद को जाना है वो यही है कि आहार पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, नींद पर बड़ा ध्यान दिया जाता है,
ब्रह्मचर्य पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो आहार के साथ अगर मैं शुरुआत करूं तो सुबह उठते ही सर देखो, मैं तो ना चाय के साथ शुरुआत करती हूँ, मेरी सुबह चाय के साथ होती है। और बहुत से लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी सुबह चाय के साथ होती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेरा आहार सुबह उठते सबसे पहला है, आयुर्वेद क्या उसकी अनुमति देता है? आप जो सबसे पहला आहार ले रहे हो ना सुबह उठते ही, आयुर्वेद उसकी अनुमति निराशापूर्वक नहीं देता है, क्योंकि चाय में नंबर 1 ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, चाय में कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है। चाय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हो। चाय के अंदर है तो सिर्फ क्या है, पत्ती है, चीनी है और दूध है। अब दूध भी ना जब उसमें पत्ती मिल जाती है तो वो किसी काम का नहीं रहता। अच्छा। क्योंकि जो पत्ती होती है ये वही पत्ती है जिसको रंगने के काम किया जाता है, कलरिंग के काम लिया जाता है, डाई मिला के इसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा जो चीनी है, चीनी में प्योरिफिकेशन के लिए सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। सल्फ़र वही जो पटाखों में यूज़ हो रहा है। तो चाय पत्ती और दूध का जो कॉम्बिनेशन है ये भारत में पहले कोई नहीं पीता था। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने चाय बांटी, फ्री में बांटी और धीरे धीरे लोगों को उसका आदी बनाया। लेकिन उससे पहले चाय का सेवन कोई नहीं करता था। लोग क्या पीते थे? दूध पीते थे। आप मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गली में कुत्तों को दूध पिला रहे होते हैं, वो दूध पी भी रहे होते हैं। अब कभी उनको चाय पिलाने का ट्राई कीजिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, राइट, वो चाय नहीं पिएंगे, दूध जरूर पिएंगे लेकिन चाय नहीं पिएंगे। तो भारत के कई हजारों करोड़ रुपए जो है चाय में जा रहे हैं, जो विदेशी कंपनियों को जा रहे हैं, उससे हमें कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चाय जब मैंने आयुर्वेद समझा, मैंने तभी पीना छोड़ दिया। पढ़ना अलग है और समझना अलग है। मुझे 15 साल हो गए चाय नहीं पी मैंने। कॉफी पीते हैं आप? नहीं, कॉफी भी नहीं पीते। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह की शुरुआत चाय से होती है, और उनमें से कितने लोग आज के बाद छोड़ने वाले हैं। अब मैं ये भी बताऊं सर आपको कि चाय में बीते 5 साल से सुबह उठ के लेमन टी पीना मैंने शुरू किया है। तो मैं जो लेमन टी ले रही हूँ और वो लोग जो ग्रीन टी नया नया मार्केट में आया है, सुबह उठते ही सबसे पहले वो ले रहे हैं। फिर क्या उसकी इजाजत है आयुर्वेद में? देखो, जो ये चाय बहुत सारे लोग ना सुबह उठते ही लेते हैं जी, कहते हैं जी हमारा तो इतनी डिपेंडेंसी है कि उसके बिना हमारा पेट साफ नहीं होता। हाँ। डिपेंडेंसी है चाय के ऊपर। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी को गरम गरम करके, चाय की तरह गरम गरम करके सिप सिप करके लो। चाय की गंदगी भी निकलेगी और चाय की जो तलब है वो भी कम होगी। अगर उसमें आप कुछ ग्रीन टी या लेमन टी आप ले रहे हो तो वो भी सही है, ओके है, लेकिन जो ये चाय और पत्ती वाली है उससे थोड़ा सा बचना है। ठीक है। तो एक मुझे लगता है जो सुबह उठते, मेरी दादी एक कहावत कहा करती थी, कहती थी चाय बड़ी बलवान रे भैया, चाय बड़ी बलवान, सुस्ती जावे फुर्ती आवे, चाय बड़ी बलवान। बट आप तो जिस हिसाब से बता रहे, चाय तो शरीर का नुकसान ही कर रही है, बलवान तो खैर क्या ही होगी। अब मुझे ये बताएं कि एक बहुत कॉमन सा मेरा सवाल है, क्योंकि पहले भी जब हम आयुर्वेद पे चर्चा मैंने की है तो हमें ये समझ में आया कि वात पित्त कफ, इसकी चर्चा आयुर्वेद में, और हर किसी का शरीर अलग अलग है। अब घर में जो खाना बनता है सर, वो तो एक ही बनता है ना? सब्जी एक ही बनेगी, दाल एक ही बनेगी, चावल वही बनेगा, रोटी वही बनेगी। अब घर में अगर वात वाले भी हैं, पित्त वाले भी हैं, कफ वाले भी हैं, तो वो जो एक थाली बनी है वो सब कैसे खाएं और सबके लिए अलग अलग भोजन कैसे बने? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। जिस तरीके से संसार को सूर्य, चंद्रमा और वायु चलाते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर को वात पित्त और कफ चलाते हैं, त्रिदोष चलाते हैं। अब आपने कहा कि ये जो इस तरीके से फूड का बाइफर्केशन बताया गया, इसे कैसे हम कंट्रोल करें, तो कुछ चीज़ें हम ज़रूर कर सकते हैं। मैं पहले उन पे बात करता हूँ जो हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना खाने का टाइम को निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्योदय से पहले नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। तो एक विंडो हमने सेट कर ली, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूल है। वो आयुर्वेद में 5000 साल पहले से चलता आ रहा है ना, वो अभी का नहीं है। आचार्य वाघभट्ट ने 5000 साल पहले ही बताया कि इसी बीच में ही खाना है। तो सूर्यास्त के बाद जब आप नहीं खाते तो आपके वात पित्त और कफ जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं।
क्योंकि जब आप उसके बाद आप खा रहे हो तो वो आम बनता है, आम यानी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिस वजह से वात पित्त और कफ तीनों इम्बैलेंस होते हैं। अब खाने की जहाँ तक बात है तो खाने में भी हम देखेंगे तो मॉर्निंग का जो समय होता है उस समय जो होता है कफ प्रधान होता है, जो हमारा दोपहर का समय है उस समय पित्त प्रधान है हमारी बॉडी में, और जो शाम का समय है उस समय हमारी बॉडी में वात प्रधान है। तो सबसे अच्छा डाइजेशन जो होता है वो हमारा दोपहर के समय होता है। लंच यानी कि हमारा हैवी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, डिनर जो है वो नहीं होना चाहिए। जो एक नहीं बार नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। जो एक बार खाना खाए वो योगी, जो 2 बार खाना खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाना खाए वो रोगी। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी ना उसके लिए नहीं बनी। हम लगातार खाए जा रहे हैं, सुबह से उठ के खाना शुरू होता है और खाते ही रहते हैं। तो ये तो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न साइंस का है कि हमें थोड़ी थोड़ी टाइम में कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम अपने एक अच्छी सॉलिड मील लेते हैं और दिन में 2 बार लेते हैं, आजकल ओमैड का बहुत ज़रा कल्चर चल रहा है, 1 मील अ डे। ओमैड, बहुत सारे लोग क्रेजी हैं इसके बारे में। तो ओमैड जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो लोग आफ्टर 50 जो है जो मसल्स अपने बना के रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है। तो ये एक वात पित्त कफ को बैलेंस करने के कुछ सिंपल तरीके हैं जो हम इजीली अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। सोने का टाइम जो हो हमारा सही हो, व्यायाम का हमारा रूटीन बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे हो। इन सब चीज़ों को करने से त्रिदोष बैलेंस रहता है, बॉडी फिट रहती है। आप देखोगे आप बीमार कम पड़ने लगोगे, आप देखोगे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी। हमारे जो पूर्वज थे ना वो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आते थे, बहुत लंबा जीते थे और स्वस्थ रहते थे। उनमें से कितने लोगों के घुटने बदले जाते थे, कितने लोगों को डायबिटीज़ हमने था सुना है, कितने लोगों को था हमने सुना है कि ब्लड प्रेशर था। 400-500 साल पहले चले जाएं तो ये सब बीमारियां बहुत कम होती थी। और चरक और सुश्रुत के काल में चले जाएं, उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं तो वो कहते हैं बीमारियां क्या होती है सोचना पड़ेगा। इतना अच्छा लाइफस्टाइल था हमारा, इतना अच्छा हमारा रूटीन था। दूसरा, आजकल मैं देखता हूँ रात को लोग लगे हुए हैं, स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लोगों का। राइट। तो रात को जब आप स्क्रीन पे लगे रहते हो तो उससे ब्लू लाइट निकल रही है और हमारी बॉडी में 10 से 2 के बीच में मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। ये वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी को अच्छी नींद देता है। अब अच्छी सेहत के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें से एक अच्छी नींद, प्रॉपर नींद, डीप स्लीप बड़ी ज़रूरी है। अब जब आपने ब्लू लाइट लिया और आपने मेलाटोनिन आपको डिस्टर्ब हुआ तो उस समय क्या होगा कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपकी जो बॉडी को रिजुविनेट करना था, रिसाइकिल, डिटॉक्स करना था, वो सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। तो ये बहुत खतरनाक है जो ब्लू लाइट आप कंज्यूम कर रहे हो। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना वाईफाई चला के सो रहे होते हैं, पूरा दिन वाईफाई होता है, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। वाईफाई के अंदर बहुत सारी रेज हैं जो आपके घर में रोटेट करती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पहले चिड़िया होती थी आसपास, काफ़ी सारी होती थी, अब नहीं है। हाँ। क्योंकि वो ये रेज दुनिया भर की जो हम इधर उधर हम नए टेक्नोलॉजी ले आए, ब्लूटूथ लोगों के फ़ोन में ऑन है, कान में लोग ब्लूटूथ चला रहे हैं, रेज तो दिमाग में और कानों में जा ही रही है ना। राइट। अब बहुत सारे लोगों ने ना वायरलेस छोड़ के वायर्ड वाले पे आ गए हैं दोबारा से, अगर आप देखोगे तो हम हर जगह पे, चाहे वो माइक्रोवेव हो या वो आजकल नया एक डिवाइस आए एयर फ्रायर हो, इन सब में हम रेज से घिरे हुए हैं जो हमारी बॉडी को ना, जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं उतना हम बॉडी को बीमार करते चले जा रहे हैं। तो वाईफाई रात में नहीं चलाना है? वाईफाई रात को बंद करके सोना चाहिए। आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कैंसर का खतरा बहुत कम रहेगा कंपैरेटिवली। ये जो है इन चीज़ों के बारे में ना रिपोर्ट्स जनरली पब्लिश नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। लेकिन वो रेज हैं, आर्टिफिशियल रेज हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। मैं देखता हूँ लोगों के फ़ोनों में ब्लूटूथ सारा टाइम ऑन है, गाड़ियों में ब्लूटूथ ऑन है, कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, तो वो ब्लूटूथ है क्या? अब तो फीचर ऐसा आ गया है सर कि मतलब आईफोन आप सुबह जैसे ही उठाइए तो मतलब ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना ही नहीं है, ब्लूटूथ भी ऑन हो जाएगा, वाईफाई भी ऑन हो जाएगा। तो अब मतलब इनबिल्ट सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है और जितना हो सके हमें एक डिटॉक्स कल्चर की तरफ जाना है। तो सोशल मीडिया का डिटॉक्स कर रहे हैं आजकल लोग। तो पहले तो फास्टिंग होती थी, अब जो है सोशल मीडिया फास्टिंग भी ज़रूरी हो गई है।
तो एक दूसरा एक बहुत अच्छा है तरीका वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, जो मैं पिछले 5 सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, कि आप एक दिन अपनी बॉडी को आराम भी दीजिए, एक दिन का फास्ट भी कीजिए। फास्ट ना क्या होता है, नवरात्रे चल रही हैं, फास्ट कई तरीके के होते हैं, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन फास्ट एक्चुअल में 2 ही तरीके के होते हैं। एक होते हैं निराहार और एक होते हैं फलाहार। आपने दुनिया भर के चीज़ें खा ली, आलू की तली हुई, और आप सोच रहे हो आपने फास्ट कर लिया, वो फास्ट थोड़ा हुआ, आपने तो डबल डोज ले ली, कैलोरी डबल ले ली। फास्ट हुआ है जिस दिन आप या तो कुछ नहीं खा रहे, यानी कि वाटर फास्टिंग कर रहे हो 24 आवर्स, 36 आवर्स, क्योंकि आप अगर रात से अगले दिन नहीं खा रहे और उससे अगले दिन सुबह खा रहे हो 36 आवर्स हो जाएगी। अगर आप वो फॉलो कर सकते हो, इफ़ यू आर अ यंग फेलो, ये सबके लिए नहीं है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप वो कीजिए। निराहार फास्ट इज़ द बेस्ट। दूसरा है फलाहार, आप फ्रूट्स खा रहे हो पूरे दिन में, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही है। तो ये 2 ही तरह की फास्टिंग है। इससे भी वात पित्त और कफ बैलेंस होगा, कैफीन बैलेंस होगा। इससे जो है आपकी बॉडी जो है रिजुविनेट करेगी, डिटॉक्स करेगी पूरे दिन में। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है जिनको गट के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे 36 आवर्स जो है उनकी लंघनम परम औषधम। फास्टिंग जो है ना, ये आयुर्वेद में सबसे कहा गया कि लंघन यानी कि फास्टिंग सबसे बढ़िया औषधि है हमारी बॉडी में। और अब तो ये नोबेल पुरस्कृत भी हो चुका है। जापान के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको नाम दिया ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी कि जब हमारी बॉडी में खाना नहीं जाता तो हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो अपने आप हमारे बॉडी के गंदे सेल्स, मरे हुए सेल्स, बीमार सेल्स को खाने लग जाते हैं, जिससे बॉडी अपने आप रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। 24 आवर्स से 36 आवर्स का फास्ट वीकली बेसिस पे करना बॉडी के लिए सुपर बेनिफिशियल है। वात पित्त कफ भी बैलेंस रहेगा और बॉडी में आप देखेंगे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, लेकिन बिना पूछे ही मुझे ना खाने के जो बेनिफिट है वो आपसे मिल गए। और इस लिहाज से तो मुझे लगता है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत नया शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसका प्रचलन बहुत जमाने से रहा है। शायद हम ही भूल जाते हैं, जब कोई फैंसी वर्ड सामने आता है तब हम फिर उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। क्या है ना शालिनी, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्योहार आता है, तो उसमें फास्ट जोड़ दिया जाता है। फास्टिंग से जो है ना उसके इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब किसी भी चीज़ को रिलीजन से जोड़ देते हैं तो उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है लोगों में। तो जब फास्टिंग को हर चीज़ से जोड़ दिया गया, मेजर फेस्टिवल से जोड़ दिया गया, तो वो बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका है। फिर चाहे वो एकादशी हो, वो करवा चौथ का फास्ट हो, या कोई भी अच्छा शुभ दिन होता है तो उस दिन फास्ट करने की परंपरा है ताकि बॉडी आपकी डिटॉक्स रहे। पर एकादशी और करवा चौथ से मुझे ये बात याद आई कि जमाने से महिलाएं ज्यादा व्रत रखती आई हैं, पुरुष कम व्रत रखते आए हैं। महिलाएं इसलिए ज्यादा जीती हैं। तो पुरुषों को भी व्रत रखना है। आज से रखना है। मेरी बात नहीं मानो, पुनीत सर की बात कम से कम मानो, तो आज से पुरुषों को भी व्रत रखना शुरू करना है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल जरूरी है। अब मैं कुछ रोगों के ऊपर आगे बढ़ूं, उसके पहले मैं आपसे ये जानूं कि ये जितनी भी बिगड़ी हुई हमारी लाइफस्टाइल है, जिसके बारे में अभी आपने बताया भी, उसको जब आप देखते हैं उसके बाद आप क्या पाते हैं इस बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, बिगड़े हुए खाने, उठने बैठने के ढंग में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी क्या सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने जैसे जैसे ना फास्ट फूड की चेन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हर जगह रेस्टोरेंट, हर जगह ये फलाना धमकाना, उसी प्रकार से हॉस्पिटल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी उसी प्रकार से इंक्रीज होती चली जा रही है। फिर चाहे हम किसी भी प्रकार की हेल्थ की बात करें, एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं बताया गया, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बताई गई, जो कि WHO की डेफिनेशन में रिसेंटली ऐड किया गया। जो 5000 साल पहले आयुर्वेद में कहा गया कि मानसिक हमारा क्या स्टेटस है, हम आसपास, देखिए इंसान जो है ना वो एक सोशल एनिमल है। इसी सारी प्रकार की जो हेल्थ है ये बड़ी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रही है वो क्या हो रहा है, हमारा गट और माइंड का एक्सिस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ना पेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब 2 रीज़न से हैं वो पेट की प्रॉब्लम। तो पेट की तो एक्चुअल प्रॉब्लम है, आपका खाना पीना गड़बड़ है, आपका सोने उठने का टाइम गड़बड़ है। दूसरा, अगर आपके दिमाग रिलैक्स नहीं है, अगर आपको कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेस है, अगर आपके दिमाग में लगातार रात को सुबह उठते टाइम स्ट्रेस है और वो मैनेज स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस तो सबको है, मैनेज करना ज़रूरी है, तो भी आपका पेट जो है वो ख़राब रहेगा। तो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो इग्नोर की जाती है जनरली। तो ये कॉमन चीज़ें जो हैं, जो बड़ी बेसिक चीज़ें सबके लिए निकल के आ रही हैं। उसके साथ साथ डायबिटीज़ जो है, ब्लड प्रेशर जो है, सारे बाय प्रोडक्ट हैं।
ऑफ आवर लाइफस्टाइल। थायराइड की प्रॉब्लम्स जो है ये सारी कंट्रोल की जा सकती हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करो, रिवर्स करो, चीज़ों को आप जो है पहले की तरह हो। दुनिया गोल है। अब मैं देखता हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में टर्मरिक के शॉट्स चल रहे हैं। हमारे घर में हल्दी जो है वो कितने सालों से, कितने जनरेशन से हम यूज़ करते आ रहे हैं। उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर है। तो हम जो यूज़ कर रहे थे ना, वो हम साइंटिफिक चीज़ें यूज़ कर रहे थे। आप अगर कुछ भी चीज़ उठाओगे तो उसके पीछे के इट इज़ बैक्ड बाय साइंस। और आज हमारे एक दो जनरेशन को बताया गया कि आप जो कर रहे थे वो गलत था, वो जो बाहर से आ रहा है वो सही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में क्या हो रहा है कि लोगों को और समझ आ रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक बात। अब क्योंकि आपने हल्दी का जिक्र कर ही दिया है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे किचन में सबसे पावरफुल मसाला कौन सा है? ऑब्वियसली एंड बट नेचुरली हल्दी इज़ द मोस्ट पावरफुल मसाला। इसे मसाला कह लो, औषधि कह लो, इसको आप किसी भी तरीके से बोल लो, हम हर जगह डालते आ रहे हैं इसको। हमारी बॉडी के लिए सुपर फूड की तरह काम कर रहा है, औषधि से कम नहीं है। दूध में मिला के ले रहे हैं तो गोल्डन मिल्क की तरह काम कर रहा है। रात को अगर 1 चम्मच हल्दी को दूध में मिलाया जाए तो वो बहुत फ़ायदा करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए हल्दी बहुत अच्छी रहती है। क्यों रहती है? उसमें क्या करना है उनको त्रिफला लेना है। त्रिफला में क्या है? हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ 1 पार्ट, बहेड़ा 2 पार्ट एंड आंवला 3 पार्ट्स। उसमें जो है आपने 1 पार्ट हल्दी ऐड कर दी और उसको मिक्सचर बना लिया घर पे। मिक्सचर बना के लेना है आपको, बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में सबसे बढ़िया बनेगा। और उसका 1 चम्मच रात को सोते समय आप सेवन करोगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आप देखोगे कंट्रोल होती चली जाएगी। इतना पावरफुल है ये त्रिफला और हल्दी का कॉम्बिनेशन। तो हल्दी जहाँ जिसके साथ आप लोगे वो फ़ायदा ही करेगा, और ऐसा फ़ायदा करेगा कि बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है ना अंदर की, वो भी कंट्रोल करेगा। तो हल्दी जिन लोगों को नहीं पसंद है वो तो गांठ बांध ही लें कि हल्दी लेना शुरू करना है। अब क्योंकि शुगर का तो आपने एक हमें रेमेडी में कह सकती हूँ दे ही दी है। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि क्या किसी भी तरह का रोग है, मतलब जटिल से जटिल, बड़े से बड़ा, छोटा तो खैर जब बड़ा ही कवर हो जाएगा तो हम क्या पूछे, तो जितने तरह के रोग हैं उन सब की औषधि क्या आयुर्वेद में है? उन सब का इलाज क्या आयुर्वेद में है? शालिनी, सबसे पहले ना हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आयुर्वेद क्या कहता है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम। यानी कि सबसे पहले आयुर्वेद क्या कहता है कि आप बीमार ही मत पड़ो। दुनिया में ना बहुत सारी पैथी, सब कहते हैं बीमार हो गए अब आप ट्रीटमेंट करो। आयुर्वेद एक पैथी है जो कहते हैं बीमार मत पड़ो। आप अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा फॉलो रखो, इतना अच्छा रखो कि आप बीमार नहीं पड़ रहे, नंबर 1। उसके बाद अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन है। तो आयुर्वेद ना एक प्रकार का इट इज़ अ साइंस ऑफ लिविंग। जब आपने बात करी कि किस प्रकार से आपको बीमारी हो जाती है तो कैसे उसको हम कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं बीमारी के अंदर। शमन औषधि, शोधन औषधि। शमन यानी कि जो हम मेडिसिन के थ्रू उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। शोधन यानी जो हम पंचकर्म कर रहे हैं। पंचकर्म में भी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन सभी हॉस्पिटल्स में पंचकर्म होता है। पंचकर्म में वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण। पंचकर्म में वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती चिकित्सा होती है। तो ये 5 चिकित्सा होती है जो जिस पेशेंट को जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसका शोधन किया जाता है। अब शमन में भी औषधियाँ भी बहुत प्रकार की बताई गई हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स भी बताई गई हैं, मेध्य औषधियाँ भी बताई गई हैं। उसके साथ साथ हमारे जिस प्रॉब्लम को है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेडिसिन बताई गई हैं। पुनर्नवा बताई गई है जो बॉडी को नया जैसा बना दे। किडनी रोगों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हर तरह की प्रॉब्लम की लिए उसकी मेडिसिन अवेलेबल है। उसके साथ साथ आयुर्वेद क्या कहता है कि आप ये सब करो, उसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी करो, मानसिक अपनी स्थिति भी अच्छी करो। उसके साथ डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एक्यूप्रेशर में भी मर्म चिकित्सा बताई गई है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो आपको ना आयुर्वेद ना एक ऑर्गन बेस्ड अप्रोच नहीं है और ना ही कोई सिम्टोमेटिक इलाज है। ये एक प्रकार का होलिस्टिक अप्रोच है। तो वी कंसीडर द होल बॉडी एज वन। अगर एक ऑर्गन में प्रॉब्लम है ना तो उस ऑर्गन को ठीक नहीं करना, हमारे हिसाब से वो पूरी बॉडी में आपको इफेक्ट करेगा और पूरी बॉडी को ही आपको रिजुविनेट करना है और उसे
दोबारा से डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो होलिस्टिक अप्रोच है, सिम्टम बेस्ड अप्रोच नहीं है। बुखार हुआ या कहीं घुटने का दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ तो दर्द की गोली खा ली, ये कोई इलाज नहीं है। ठीक बात। क्योंकि आपने जड़ पे काम नहीं किया। जड़ क्या है कि आपको बुखार क्यों हुआ, आपको दर्द की गोली जो आपने खाई दर्द क्यों हुआ, आपने दर्द को दबा दिया, सप्रेस कर दिया। घुटने के दर्द आपका कम हो गया, आपने अगर सर में दर्द था तो वो कम हो गया, आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी माइंड को इस तरीके से ट्यून कर दिया उस गोली ने कि अब आपको दर्द तो हो रहा है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा। ये कोई इलाज नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था सर कि अगर मुझे आयुर्वेदा की कोई लिमिटेशंस पता चलें तो फिर उन रोगों के बारे में मैं चर्चा ही ना करूं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आप सभी लोगों का इलाज संभव है, लेकिन असाध्य रोगों की श्रेणी बताई गई है जिसमें कहा गया है कि ये जो रोग हैं, इस रोग को अगर जीर्ण अवस्था यानी कि पुराना हो चुका है, बहुत रोगी रोग पुराना हो चुका है और उसकी अवस्था ऐसी है कि उसके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है उस बीमारी की, तो उसको असाध्य की श्रेणी में बताया गया है। उसके अलावा आप अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर उठाओगे तो उसमें उसका इलाज संभव है और उसको ग्रेजुअली रिवर्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ शमन, शोधन, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है। एक और आयुर्वेद की खासियत है, आयुर्वेद में लोग ये सोच के ना फॉलो करें कि मैं तो और पैथीज की तरह दुनिया भर की चीज़ें भी खाऊंगा, दुनिया भर की चीज़ें भी करूंगा और उसके साथ मैं गोली खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद में डिसिप्लिन डाइट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस किया गया है कि आपने जो प्रॉब्लम है उसके साथ आपको बॉडी को चेंज भी करना पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। डायबिटीज़ है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको एक्सरसाइज का रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो नमक कम करना पड़ेगा। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको डायलिसिस कम करना है तो आपको चीज़ें उस हिसाब से फॉलो करनी पड़ेंगी अलॉन्ग विद द मेडिसिन। राइट। और पहले यही किया ही जाता था। अब लेकिन हम देखते, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मम्मी और दादी लोग ये बोलते थे कि बुखार है तो दही नहीं खानी है, अगर पेट चल रहा है तो फिर ये वाला फल नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। लेकिन येस, यू आर राइट, अब तो एलोपैथ में ये कहा जाता है कि गोली आप ले रहे हो, मौसम चाहे कोई भी हो, कुछ भी खा सकते हो। तो पहले के ज़माने में तो खैर ये चीज़ें हम नहीं देखते थे। अब सर, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ी लिमिटेशन ज़रूर है, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये समझ आया कि मैं किसी भी तरह के रोग के बारे में तो बात कर सकती हूँ, असाध्य बीमारी जो ना हो। अब वो मैं पूछूं उसके पहले मुझे आप बताएं, आपके टोटल कितने हॉस्पिटल हैं इंडिया में? हमारे लगभग 6 आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट इंटरनली एडमिट होता है, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में, जहाँ पे पंचकर्म किया जाता है। हमारा लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल है गुड़गांव में और 40 बेड का हॉस्पिटल है प्रीतमपुरा में। उसके साथ साथ हमारे 2 जयपुर में हॉस्पिटल है, एक लखनऊ में, एक उदयपुर में हॉस्पिटल है, जहाँ पे इंटरनली पेशेंट को एडमिट करके उसका शोधन चिकित्सा के साथ उसकी प्रॉब्लम की जड़ पे काम किया जाता है। ये नहीं कि अगर आपको सिर्फ हम 10 से 12 दिन उसको एडमिट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम के रूट कॉज को एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से पर्सनलाइज और कस्टमाइज ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है इन 12 दिनों में, ताकि वो अपनी बीमारी को रिवर्स करे। रिवर्सल ऑफ द डिजीज इज पॉसिबल। अब ये एक प्रकार का इसमें लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है साथ में, और उसको एजुकेट भी किया जाता है कि आपको घर जाके क्या करना है। ये 12 दिन का कोई परमानेंट प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है घर जाके जिससे आपकी बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीज़ें नहीं पता होती, जो भी उस फील्ड के नहीं है उनको नहीं पता होगा। ठीक बात। और जो हमारा आजकल ब्रेन वॉश कर दिया गया है विद द लॉट ऑफ मनी बीइंग पॉन्डर्ड ऑन लॉट ऑफ रिसर्चेज जो चल रही हैं ऑल अराउंड, तो उसको उसके ऊपर उठा के समझाना करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है। बट लोग समझते हैं, लोग करते हैं और उनको फ़ायदा नज़र आता है 12 दिनों में, और वो जब घर जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तब भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है जब कोई पेशेंट ठीक हो रहा होता है, अच्छा हो रहा होता है। सो दैट गिव्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑल टुगेदर। ठीक बात। अब मैं हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सर आपसे बात करूंगी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं और हर रोज़ कहीं ना कहीं से ऐसी खबर आती है कि बहुत यंग एज कोई बच्चा है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आया। हम देखते हैं जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया, और शादी में कोई डांस कर रहा है, हम देखते हैं वहाँ हार्ट अटैक आ गया। मतलब 1 मिनट पहले तक तो वो शख्स ठीक था,
अगर कोई ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, अगर कोई बारात में नाच रहा है, अगर कोई टीचर क्लासरूम में लेक्चर दे रहा है, तो मतलब अभी इस सेकंड तक तो वो ठीक है, लेकिन अगले ही सेकंड उसको ऐसा हार्ट अटैक आया कि फिर वो सीधा मतलब हमारे बीच ही नहीं होता है। तो ये इसकी क्या वजह है, ये तो पहली बात। लेकिन दूसरी बात, हम कैसे पता करें कि हम ऐसी हार्ट डिजीज के फेर में पड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब ना मैं सभी आपके दर्शकों के आपके माध्यम से और आपके दर्शकों के माध्यम से एक चीज़ उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो भी चीज़ वो बाहर से खाएं, जो भी चीज़ वो बाहर से लें, उसके पीछे का पैकेट ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर है क्या और क्या नहीं है, क्या चेंज हुआ। ये चीज़ें पहले सुनने में नहीं आती थी और अब इतनी कॉमन हो गई। सबसे बड़ा चेंज है कि हमारे जो फूड हैबिट्स चेंज हुई। उसमें मैं जब देखता हूँ, मैं जब मार्केट में जाता हूँ, कि सुपर मार्केट में जाता हूँ, जब मैं लेबल पढ़ता हूँ, तो 90% उन लेबल्स में एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा गंदा और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या? पाम ऑयल। ये जो पाम ऑयल है, ये आर्टरीज को ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अब जितने भी पैकेज चीज़ें आप ले रहे हैं, उन सभी में ये पाम ऑयल है। ये अंदर जाके उनको क्लॉग्ड करता है आर्टरीज को। ये एक प्रकार का सबसे सस्ता ऑयल जो मिक्सचर्स में, सब प्रकार की जो आप प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ले रहे हो, उन सभी में यूज़ हो रहा है। चाहे वो चॉकलेट्स हों, चाहे वो मिक्सचर्स हों, नमकीन्स हों, बिस्किट्स हों, किसी भी तरीके की आप जो चीज़ें ले रहे हैं, उन सभी में 90% प्रोडक्ट्स में उनमें पाम ऑयल ज़रूर होता है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। दूसरा पार्ट ये है कि कोई भी अगर वैक्सीनेशन डेवलप होती है तो उसके पीछे ट्रायल्स होते हैं, रिसर्चेस होती हैं, 10 साल की रिसर्च होती है बहुत सी बार। लेकिन कुछ वैक्सीन्स उस समय ऐसी डेवलप कर दी गई जो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो गई, जिनके अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद हार्ट के इश्यूज एकदम से स्पाइक होने शुरू हो गए। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इसमें से कुछ तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और कुछ हम कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं और जो नहीं कर सकते उनको छोड़ देते हैं। फूड हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज का रूटीन बना सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक का रूटीन बना सकते हैं। और उसके साथ साथ खाने पीने की हैबिट्स को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ ये कहते हैं कि एक्सरसाइज की रूटीन हम बना सकते हैं, आप जहाँ ये कहते हैं कि जिम जाने की रूटीन हम बना सकते हैं, वहीं एक रूटीन और बन जाती है और वो है प्रोटीन शेक लेने की। जो भी जिम जा रहा है, ईमानदारी से मुझे कमेंट्स करके बताओ उसमें से कितने लोग हैं जो सप्लीमेंट ले रहे हैं। अच्छा, जो जिम ट्रेनर होता है ना, वो आपको खुद इसके लिए मोटिवेट करता है। फिर क्या होता है, आप 3-4 महीने जिम जाते हैं, 4-5 महीने होते हैं, आपको लगता है यार मेरी बॉडी तो नहीं बन रही है, सामने वाले की बन रही है। फिर वो आपको बताता है कि हाँ मैं ये सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। फिर उसके चक्कर में मुझे लगता है महंगे महंगे डब्बे बिकने शुरू होते हैं। तो जिम जाना, एक्सरसाइज की रूटीन बनाना एक बात, और प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट की आदत पड़ जाना दूसरी बात। आप बताएंगे कितना सही है? नहीं, आपको पता है जब भी मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ बोलता हूँ तो नीचे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये है, वो है। क्योंकि माइंडसेट है लोगों का, वो प्रोटीन सप्लीमेंट छोड़ना नहीं चाहते। उनको क्या लगता है कि अब मैं जिम जा रहा हूँ ना, तो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लूँगा तो मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। अब वो माइंडसेट ही ऐसा बन गया है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ आसपास लोगों को। जबकि क्या होता है कि प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, हम किडनी के बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और उसमें से एक ऐसा नंबर ऑफ पेशेंट्स आ गए हैं जो यंग पेशेंट्स हैं। उन यंग पेशेंट्स में जब हमने अंदर जाके देखा कि क्या उनका एक्चुअल रीजंस आ रहा है, उसमें से एक मेजर पार्ट ये भी निकला कि बहुत सारे बच्चे जिम गए, उन्होंने जाने अनजाने में उन प्रोटीन्स का सेवन एक्स्ट्रा कर लिया, या उन प्रोटीन में कुछ ऐसा था, स्टीरॉयड था। सभी में मैं नहीं कहता कि स्टीरॉयड होता है, लेकिन कई बार अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते ही बॉडी बन रही है तो हो सकता है, देयर आर चांसेस कि उसमें स्टीरॉयड हो। तो वो स्टीरॉयड लेने से उनकी बॉडी बन गई, और वो 19 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे की कई बार देखा मैंने कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही होती, क्योंकि वो स्टीरॉयड लेने से उसकी बॉडी तो बन गई, लेकिन वो सारा वॉश आउट तो किडनी ने करना है ना। तो वहाँ पे किडनी के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, किडनी फेल भी हो जाती है इस कारण से। दूसरा ये है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, अब मेरे से बहुत से लोग कहते हैं वेजिटेरियंस कैसे करें, क्या डाइट लें, क्या प्रोटीन लें। तो आप जो दाल खा रहे हो ना, उसको बस
कुकर के बनाने के बजाय अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना लोगे तो उसके प्रोटीन नहीं टूटेंगे। प्रोटीन पहले के ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हाँ वो भी तो हेल्दी होते थे, वेजिटेरियन डाइट लेते थे, कौन से सप्लीमेंट ले रहे होते थे। हाँ, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। बिल्कुल ये आ रहे हैं। हाँ अब हमने क्या करा, हमने जल्दी जल्दी के चक्कर में हर चीज़ प्रेशर कुकर में करनी शुरू कर दी। उसमें एल्यूमिनियम का मेटल लगा हुआ है। हाँ। एल्यूमिनियम के मेटल में क्या होता है, वही मेटल है जो प्लेन में यूज़ हो रहा है, किसी भी प्रेशर को झेल जाता है। अब जो मिट्टी का बर्तन है उसमें 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी में साथ में मिल जाते हैं। तो जब आप खाना बना रहे हो, दाल बना रहे हो और मिट्टी के बर्तन में बना रहे हो दाल को, तो उसका प्रोटीन टूटता नहीं है, प्रोटीन उसका इंटैक्ट रहता है। जब वो दाल सेवन करते हो तो आपका वो प्रोटीन पूरा आपको मिलता है, एज़ कम्पेयर टू आपने किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाई जहाँ पे प्रोटीन जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है दाल का। इसीलिए प्रोटीन जो है वो कम मिल पाता है वेजिटेरियंस को, क्योंकि हमारे कुकिंग मेथड्स जो है वो काफ़ी चेंज हो गए। तो कुछ चीज़ें हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखनी है, अपनी दादी नानी से सीखनी है, और जो पहले के लोग कर रहे थे वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर फॉलो कर ली तो प्रोटीन आपका दालों से भी पूरा होना शुरू हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट से पूरा होना शुरू हो जाएगा। एक सवाल मैं और लूंगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाना मैं अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे सोच रही हूँ, शायद वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, बहुत धीमी आंच पे बनता है। मम्मी लोग नहीं मानेंगी ना, वो काम भी करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आपने एल्यूमिनियम के कुकर का जिक्र किया, लेकिन हमने स्टील वाले की बात नहीं की। स्टील में यूज कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। बट एटलीस्ट एल्यूमिनियम को आप यूज़ मत कीजिए, माइक्रोवेव को आप यूज़ मत कीजिए, एयर फ्रायर को आप यूज़ मत कीजिए। ये एक्सट्रीमली बैड वाली चीज़ें हैं। अब एक मॉडरेटली गुड है, एक वेरी गुड है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंफर्टेबल है। देखिए लाइफ टाइम की भी बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो पूरा कर पाना जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मॉडरेटली गुड चीज़ें ज़रूर कीजिए। अब मैं सर उस टॉपिक पे आती हूँ जिधर आपकी एक्सपर्टीज़ है, स्पेशली किडनी रोग के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। पहले तो क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आयुर्वेदा कहता है कि स्वस्थ रहो, बीमार पड़ो ही मत। जब बीमार पड़ोगे तब हम देखेंगे ना कि ठीक है कैसे इलाज करना है। तो मैं बीमार पड़ूँ ही ना, मुझे किडनी रोग हो ही ना, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि ब्लड प्रेशर जिनको है वो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल रखना है, और जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है। अब ये जो किडनी की प्रॉब्लम है ना, ये एक सेपरेट डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ एन बाय प्रोडक्ट ऑफ डायबिटीज़, जहाँ पे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। हाइपरटेंशन का बाय प्रोडक्ट है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी कि बीपी बढ़े हुए बीपी ने किडनी को जाके डैमेज कर दिया। कि डायबिटीज़ हुई, पहले आपका HbA1c कम था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, फिर इंसुलिन स्टार्ट हुआ, इंसुलिन बढ़ा, इंसुलिन के साथ जब आप ले रहे हो तब भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ी, और ब्लड ग्लूकोज ने जाके फिर दोबारा किडनी को डैमेज करना शुरू कर दिया। तो ये जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे रीनल फेलियर और किडनी फेलियर डेवलप होता है। तो सबसे पहले आपने अगर बीपी और शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो वहीं से चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना। 80% केसेस जो होते हैं किडनी फेलियर के, वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के होते हैं। ये कर लिया तो काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब ये भी ऐसा नहीं है कि कई बार आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, होता नहीं है, बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। डाइट में चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, मेडिसिन कर सकते हैं। तो उसी स्टेज पे कंट्रोल कर लें तो सबसे बेस्ट सिचुएशन। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि भाई मुझे नहीं जाना पुनीत सर के पास, मुझे मिलना ही नहीं है उनसे, तो मैं क्या करूं। अब जैसा आपने बोला कि भाई अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, या मैं मानूं, क्योंकि सर हमने ये भी सुना है कि किडनी प्रॉब्लम जो होती है, शुगर और बीपी प्रॉब्लम जो होती है, वो हेरिडेटरी होती है, वो मतलब जीन्स में है, वो थोड़ा आप डिले तो कर सकते हो, पर होना है तो होना है। तो ऐसा भी मेरा कोई व्यूअर अगर आपको देख रहा हो तो मुझे ये बताएं कि मेरी बॉडी क्या इंडिकेट करती है, क्या मुझे थकान होने लगेगी, क्या चक्कर आने लगेगा, मतलब क्या ऐसा हो जो मैं देखते ही समझ जाऊं कि अच्छा अब तो किडनी रोग मुझे घेर रहा है? क्या इंडिकेशंस हैं? किडनी रोग अगर आपको लग रहा है घेर रहा है, सबसे पहले तो ये है कि अगर अनकंट्रोल्ड बीपी और जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ है, उसको आप मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे। अगर किसी प्रकार की बॉडी में सूजन आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर वॉमिटिंग नोजिया जैसी फीलिंग आ रही है, अगर यूरिन में झाग आ रही है, वो झाग ऐसी जैसे डिटर्जेंट की झाग होती है और वो फ्लश करने पे नहीं जा रही है, तो वो हाई पॉसिबिलिटी है कि यूरिन में प्रोटीन वॉश आउट हो रहा है। और वो प्रोटीन जो है तब वॉश आउट होता है जब CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज 1 होती है।
तो स्टेज 1 में प्रोटीन वॉश आउट हो रहा होता है, क्रेटिनाइन यूजुअली नॉर्मल होता है या स्लाइटली इंक्रीज्ड होता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपको इनिशियली इंडिकेट करते हैं कि किडनी में कुछ इश्यूज हैं। जनरली किडनी प्रॉब्लम एक साइलेंट डिजीज है, साइलेंट है कि जनरली जल्दी से कोई सिम्टम आते नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप मॉनिटर करते हैं और आप बीपी शुगर के पेशेंट हैं और इनमें से कोई सिम्टम आ रहा है, देन इट इज़ हाई टाइम कि आप एक KFT कराएं। और जिनको भी बीपी शुगर है उनको भी किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो रेगुलर कराने की ज़रूरत है। कितने महीने में कराना 6 मंथ्स में एक बारी टेस्ट ज़रूर कराएं। हाँ। और उसके साथ साथ जो है 1 साल में CBC, LFT ये सारे टेस्ट भी जरूर करवाएं। मैं जब डेटा देख रही थी सर, तो मैंने ये पाया कि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग किडनी डिजीज से अभी प्रभावित हैं और हर साल इसमें 2 लाख नए मामले जुड़ रहे हैं। मतलब मेरे और आप में कोई है इन 2 लाख में जो हर साल किडनी डिजीज को बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। और डेटा ये भी कहता है सर कि 60% लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनको किडनी प्रॉब्लम होने वाली है। अब आई डोंट नो वो 40% सौभाग्यशाली कौन लोग हैं जिन्हें पहले मालूम चल जाता है। मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या हम एक साइलेंट एपिडेमिक की तरफ आगे बढ़ते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं भारत में? कहीं धीमे 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 ये किडनी रोग फैलता ही चला जाए? आपने बिल्कुल सही कहा, ये ग्रेजुअली और धीरे धीरे ये बीमारी फैल रही है, बढ़ रही है, एपिडेमिक की तरह ही बढ़ रही है। डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को आने वाले समय में कहा जा रहा है। अब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, हमारा लाइफस्टाइल इतना हैम्पर्ड है, हम क्या कर रहे हैं, हम इतना ख़राब लाइफस्टाइल है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, सुबह उठते हैं 2.5 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस जा रहे हैं, 2.5 घंटे ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं, कह रहे टाइम ही नहीं है अपने लिए। खाना खाने का टाइम मिल रहा है, खा रहे हैं, पूरे दिन चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। चीज़ें ऐसी चल रही है कि उनको रिवर्स करने के लिए अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। तो टाइम देंगे तभी चीज़ों को थोड़ा सा वो बैलेंस आउट कर पाएंगे। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो नंबर 1, अगर किसी को, वही मैंने बताया, मैं उसी को बता रहा हूँ दोबारा, बीपी शुगर को कंट्रोल करना है। अगर आप जिम जा रहे हो तो सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है। एक और कॉमन कॉज है ओवर द काउंटर ड्रग का ओवर यूज़ करना। जितने भी जो ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो यहाँ पे इजीली मिलती हैं इंडिया में, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में वो बैंड है। बैंड क्यों है? क्योंकि वो नेफ्रोटॉक्सिक है। अब उसमें से एक बड़ा नाम है, जो भी हम पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं। हाँ। वो पेन किलर्स सभी जो है पेन किलर्स, मैक्सिमम पैच जो मैक्सिमम पेन किलर्स हैं वो किडनी को नुकसान देते हैं और वो बाहर जो है वो नहीं मिलते। इसी प्रकार एक नाम है नीमोस्लाइड का, वो गोली इंडिया में धड़ल्ले से मिलती है और मैं देखता हूँ बहुत सारी बार बुखार हुआ, नीमोस्लाइड खाते हैं लोग, एक ही गोली में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। Right. लेकिन वो किडनी को क्या कर रही है, वो लीवर को क्या कर रही है, और अगर कोई हल्का सा भी बुखार जो नॉर्मल से हटके हुआ तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी। तो ये देखने समझने की बात है कि आप सेल्फ मेडिकेशंस और पेन किलर का सेवन रेगुलर बेसिस से मत करो, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये किडनी को नुकसान देती हैं और ये भी एक मेजर रीज़न है इस बीमारी का बहुत तेज़ी से बढ़ने का। हमने हालांकि कई बार ऐसा देखा है सर कि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि हमारी जो डेली यूज़ वाले जो ड्रग हैं, जो हमारी डेली यूज़ वाली मेडिसिन है, वो भी कैसे टेस्ट में फ़ेल हो जाती हैं। मैंने तो बाकायदा इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाई है, बड़ी वायरल हुई थी, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई थी। बट पॉइंट ये है कि एक वीडियो वायरल होने से नहीं, उसकी रोकथाम कैसे हम उनका सेवन बंद करें, अगर वो 10-12 लोग भी कर लें तो मैं तो उसको भी उपलब्धि मानती हूँ सर। अब मुझे सर ये बताइए, क्योंकि क्रेटिनाइन लेवल हम देखते हैं कि धीमे धीमे बढ़ता है और आपकी किडनी डैमेज होती है, तो क्या कितना भी क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाए आयुर्वेदा उसको ठीक कर सकता है? क्रेटिनाइन लेवल कितना भी हो, सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखनी है कि कौन सी CKD की स्टेज है। जब पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसका टेस्ट कराते हैं, रीनल स्कैन DTPA, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी किडनी कितना काम कर रही है, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR जो है वो कितना है, 1 मिनट में किडनी कितना छान रही है। जनरली 80 से 90 ml वो किडनी 1 मिनट में छानती है। अब उसका जब किडनी पेशेंट होता है तो उसकी फिल्ट्रेशन कम होती है, तो हम एक टेस्ट कराते हैं बिफोर का कि आपकी अभी किडनी कितना फिल्टर कर रही है, और 3 मंथ्स के बाद एक उसका रिपीट टेस्ट कराया जाता है कि अब GFR जो कितना इम्प्रूव हुआ। तो ये हमारा एक जनरल प्रोटोकॉल रहता है पेशेंट के साथ।
किसी भी स्टेज पे पेशेंट आ रहा हो, अगर वो ज़्यादा स्टेज पे आ रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स आने में, ठीक होने में। और अगर वो कम स्टेज पे आ रहा है तो उसे कम टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो है चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और वो केसेस होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो गया होता है। अब ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है ना, एक वो दूसरे बॉडी का ऑर्गन होता है, फॉरेन बॉडी होती है हमारी बॉडी के लिए। अपनी हमारी किडनी कट करके बाहर की किडनी लगाई जाती है। अब उसके साथ साथ अब वो फॉरेन बॉडी रिजेक्ट ना करे हमारी किडनी, उसके लिए इम्यूनिटी को कम करने की मेडिसिन चलती हैं, जिसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहा जाता है। अब वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑलरेडी चल रही होती है, तो उस केस में मैंने देखा है कि रिजल्ट्स जो हैं आयुर्वेद में नहीं मिल पाते हैं। अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है, सप्ताह में 2 बार चल रहा है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर। सप्ताह में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, अलॉन्ग विद द मेडिकल रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर की। किसी का क्रेटनाइन जो है वो बढ़ा हुआ है, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जा सकता है। हमारे पास सारे टेस्ट हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। रीनल स्कैन, डीटीपी है, केएफटी है, सीबीसी है, यूरिन के टेस्ट हैं। ये सारे रिपोर्ट्स हम कराते रहते हैं साथ साथ, और देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट में चेंजेस आ रहे हैं पहले और अब में। किडनी डायलिसिस क्या एक स्कैम है? क्योंकि मैंने ज़्यादातर केस में ये देखा है कि बहुत ज़्यादा तो काम नहीं करता। तो आप बताएं, ये स्कैम है क्या? देखिए, किडनी डायलिसिस जो है वो एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किडनी खराब हुई पेशेंट की, उस किडनी जो है काम नहीं कर रही, अब एक इंजीनियर की बनाई हुई मशीन उसको रिप्लेस करने का प्रयास कर रही है, रिप्लेस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो मशीन किडनी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है। किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। अब ये जो मशीन है ये क्या कर रही है, ये जो कर रही है ये वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी ले जाती है, तो प्रोटीन भी पेशेंट के कम हो जाते हैं। अब बॉडी में बहुत सारे फंक्शन प्रोटीन्स के होते हैं। अब जब प्रोटीन बॉडी में निकल रहा है तो उस केस में वो सारे फंक्शंस भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, अगर शरीर में पानी भरा हुआ है, किसी की बॉडी में पानी भरा हुआ है, तो एक आध बार डायलिसिस करा के हम पेशेंट को कहते हैं आप उसे निकलवा लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है तो मेंटेन तो कर ही लीजिए बॉडी को। लेकिन लॉन्ग रन में आपको डायलिसिस ना कराना पड़े और आपको रेगुलर इस पर डिपेंडेंसी ना करनी पड़े और आप रेगुलर हॉस्पिटल के पेशेंट ना बने, उसके लिए हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे किडनी के फंक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की इंप्रूवमेंट होती है। कर्मा आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट होता है बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स के साथ होता है, और किडनी फंक्शन किस किस प्रकार से इंप्रूव हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा, वो अगर आपके पास आए तो आप उसे सलाह देते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कराओ? देखिए, हम ना उनको सिंपल सी बात बताते हैं कि ट्रांसप्लांट ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज सोचा और आप बाहर गए मार्केट में या सुपर मार्केट से आप एक ऑर्गन लेके आ गए और आप हॉस्पिटल में ले गए, इसको आप रिप्लेस कर दो मेरा। ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और बहुत सारे उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, प्रिकॉशंस भी होती हैं बहुत सारी पोस्ट ट्रांसप्लांट। हम सिर्फ पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर आप 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेते हैं ट्रांसप्लांट प्लान करने से पहले, और आप देखते हैं कि उसमें बिफोर आफ्टर में इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके पास, तो आपको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो ट्रांसप्लांट तो आप आज भी करा सकते हो और कल भी करा सकते हो और परसों भी करा सकते हो। ठीक बात। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स जहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर की इम्प्रूवमेंट और चेंजेस में फ़र्क पड़ता है। ऐसे हज़ारों की संख्या में पेशेंट हैं जिनको बिफोर आफ्टर में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स नज़र आए हैं। कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो उसमें मैं प्राउडली कह सकता हूँ शायद हमारे पास बहुत अच्छे नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं, और आयुर्वेद में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे पेशेंट की वीडियो मेरे साथ शूट हुई, उसके बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स हैं, पहले ये थी अब वो थी। और वो रिपोर्ट मेरे हॉस्पिटल के आसपास की नहीं है, वो जहाँ रहता है उसके आसपास की है, जहाँ आप रहते हो वहीं से आप रिपोर्ट करा के। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी एडवाइस टू ऑल आवर पेशेंट्स कि आप जिधर से आ रहे हो उधर ही रिपोर्ट कराओ, पहले बिफोर कराओ, आफ्टर कराओ, चेंजेस आप देखो, एंड देन फिर हम आगे देखते हैं हमें कैसे करना है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि किडनी ट्रांसप्लांट हो या डायलिसिस हो या दूसरी कोई भी बहुत बड़ी बीमारी हो, आयुर्वेदा के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है।
तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे तुरंत राहत चाहिए, इंक्लूडिंग किडनी ट्रांसप्लांट वाले केस के लिए भी मैं पूछूंगी, तो ऐसे में फिर दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि आयुर्वेदा एक बार टेस्ट कर लें, एक बार ट्राई कर लें, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद जो है बड़ा स्लो काम करता है। स्लो काम करता है, ये ऐसी एक मिथ है। मैं ऐसा पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से कि आप मुझे एक ऐसी डिजीज़ बताओ, अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है आप जाओ सर्जरी कराओ, वो इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है आयुर्वेद में। कोई इमरजेंसी है, आप जाओ इमरजेंसी में जाओ, आप ट्रीटमेंट लो। लेकिन आप मुझे एक ऐसी डिजीज़ बताइए जो आपकी एलोपैथी से, मेडिसिन खाने से ठीक होती हो। ब्लड प्रेशर ठीक होता है, आप पेशेंट हो तो आप बढ़ती जाएंगी दवाइयाँ ग्रेजुअली। डायबिटीज़ ठीक होती है क्या? आप अगर मेडिसिन ले रहे हो तो इंसुलिन पे आओगे और इंसुलिन से धीरे धीरे बढ़ेगा वो। थायराइड ठीक होता है क्या? आप इसके अलावा कोई भी ऐसी डिजीज़ उठा लो जो आपकी बॉडी को ठीक हो रहा हो एलोपैथी में कराने से, वो आपकी मेंटेनेंस भी पार्टली हो रही है क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जहाँ पे क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आयुर्वेद जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन दे पाता है क्योंकि सिम्टोमेटिक नहीं है, रूट कॉज पे काम कर रहा है और जड़ पे काम कर रहा है और वहाँ से ट्रीटमेंट कर रहा है। तो स्लो जिनको लगता है वो ट्रीटमेंट जो है ना वो रूट कॉज पे हो रहा है। ठीक बात। अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है ना, लेकिन वो आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट कुछ नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जो एलोपैथ की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो चाहे शुगर की है, बीपी की है, किडनी की है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका एलोपैथ से ठीक हो गया है, जैसा सर ने अभी कहा भी। या दूसरी बात ये भी है सर कि एलोपैथ अगर स्लो काम करता है और आपको शुगर है, तो एलोपैथ भी कौन सा जल्दी काम करके आपका शुगर ठीक कर दे रहा है? बीपी की भी तो आप तो लगातार उसकी दवाइयाँ खाते ही चले जा रहे हो, तो वो कौन सा जल्दी काम कर रहा है? वेरी ट्रू। अब मुझे ये बताएं कि किडनी पेशेंट जो आपके पास आएगा या जो आपको सुन रहा है मेरे पॉडकास्ट के जरिए, उनको खान पान के लिए आप क्या मना करते हैं? क्या कहते हैं खाओ, क्या कहते हैं मत खाओ? इसमें डाइट का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहले तो प्रोटीन का जो है ना पार्ट, वो हमें देखना है कि हमें प्रोटीन कितना लेना है। प्रोटीन को बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शंस में नहीं लेना होता किडनी पेशेंट ने, क्योंकि जब किडनी काम नहीं कर रही तो प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है यूरिया, और मसल्स जब रिलीज़ करती हैं उसे कहते हैं क्रेटनाइन। तो अब जब क्रेटनाइन और यूरिया जो है वो किडनी से फिल्टर नहीं हो पा रहा तो वो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करनी है। दूसरा, पोटेशियम जो होता है वो हमें कम लेना होता है। पोटेशियम मैक्सिमम फ्रूट्स में पोटेशियम होता है, तो फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब उसमें क्या क्या ले सकते हैं फ्रूट्स में? सेब, पपीता और अमरूद आप ले सकते हो, वो भी पोर्शन कंट्रोल करने के साथ साथ। तो पोटेशियम की रिस्ट्रिक्शन है। अब हर किडनी पेशेंट अलग हो सकता है, बहुत सी बार फॉस्फेट की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किडनी के ना 100 से ज़्यादा फंक्शन है, कस्टमाइज होता है डाइट चार्ट। मैं कुछ जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किसी का सोडियम बढ़ा हुआ है, किसी का फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, किसी का क्रेटनाइन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कम बढ़ा हुआ है। डायलिसिस चल रहा है, तो प्रोटीन निकल रहा है, तो प्रोटीन थोड़ा बहुत लेना भी पड़ेगा। दूसरा, पानी की रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, लेकिन पानी को बिल्कुल कम नहीं करना होता, क्योंकि पानी जो है ना वो हमारी बॉडी की सारी गंदगी भी निकाल रहा होता है। हम पानी पीते हैं, वो नॉर्मल होता है हमारा, और जब यूरिन आता है तो वो एसिडिक होता है। तो हमारी बॉडी की सारी गंदगी जो है वो यूरिन के रास्ते निकल रही होती है। अब किडनी पेशेंट को पानी कम पीना होता है, क्योंकि किडनी जो है फिल्टर कम कर रही है उसको। तो पानी को जब भी पीना है उनको सिप सिप करके आराम आराम से पीना है, घूट घूट करके पीना है, और ऐसे पीना है जैसे गर्म दूध को पीते हैं पानी को। पानी बिल्कुल बंद नहीं करना, पानी को कम करना है। अगर सूजन नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर स्वेलिंग है तो पानी को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। बाकी थोड़ा सा कस्टमाइज और पर्सनलाइज भी डाइट होता है इन सब चीज़ों में, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जितने भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं किडनी पेशेंट को, या हम उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, चाहे वो हम एडमिट करके करें या उनको हम आउटडोर पेशेंट बेसिस पे करें, उसमें उनका ना कस्टमाइज्ड मेडिसिन और कस्टमाइज्ड डाइट पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। डाइट उसको उसके अकॉर्डिंग बताई जाती है, और उसको जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताई जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस और एम्फोसिस रहता है।
क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? किडनी डिजीज रिवर्स हो सकती है? सैकड़ों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी पेशेंट जो थे, जिनका डायलिसिस चल रहा था, उनका डायलिसिस बंद हुआ है। 2 बार हो रहा था, सप्ताह में 1 बार हुआ, 10 दिन में 1 बार हुआ। ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक पेशेंट जो होता है ना, जब उसको पता चलता है, जनरली उसका क्रेटिनिन 2-3 होता है। अब वो जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, उसको वहाँ पे कहा जाता है कि अब आप मेडिसिन्स लीजिए, अब आपका क्रेटिनिन जो नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, 6 महीने 1 साल के बाद, वो क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है और 1 से 2 साल में जब वो जाता है दोबारा नेफ्रोलॉजिस्ट पे, जब उसका क्रेटिनिन 7-8 होता है, तो उसे कहा जाता है कि अब आप डायलिसिस की तैयारी कर लीजिए। अब उसको डायलिसिस एडवाइस किया जाता है। वो डायलिसिस का मन बनाता है, डायलिसिस करता है। उसके बाद उसे सप्ताह में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराता है। उसके बाद उसे कहा जाता है कि अब डायलिसिस जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा, अब आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए। अब वो ट्रांसप्लांट की तैयारी करता है, सब चीज़ें करता है, ऑर्गन का अरेंजमेंट करता है, एक बड़ी हेफ्टी अमाउंट का अरेंजमेंट करता है। उसके बाद बहुत सी बार ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाते हैं। अब जब ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं, देन उसको दोबारा से डायलिसिस स्टार्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। तो आप डायलिसिस पर शुरू करें और डायलिसिस पर ही आप आ गए दोबारा, तो ये एक प्रकार का विशेष सर्कल बन गया। तो रिवर्सल जो है ना, वो आयुर्वेद में सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिनका हुआ है, जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, जिनका यूरिया बढ़ा हुआ था, डायलिसिस कम हुआ है, क्रेटिनिन कम हुआ है, यूरिया कम हुआ है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी और उनके टेस्टिमोनियल्स भी अवेलेबल हैं। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग शहरों की रिपोर्ट्स हैं जो हमारे यूट्यूब के कर्मा आयुर्वेदा चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं और किस प्रकार से बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स में चेंजेस आए। अब मैं कुछ और बीमारियों के रिवर्सल के ऊपर भी अगर आपसे चर्चा कर लूँ, क्या शुगर वो रिवर्स हो सकता है आयुर्वेदा की हेल्प से? शुगर, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल आपने ठीक करा, आपका डायबिटीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आपने साथ में उसकी अपनी लाइफस्टाइल में डाइट चेंज करी, आपने अपनी हैबिट्स चेंज करी, आपने मेडिसिन्स का, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का सपोर्ट लिया, गुड़मार का चूर्ण आपने सेवन करना शुरू करा। 1 चम्मच गुड़मार, जैसे नाम से ये बता रहा है, गुड़मार, गुड़ मतलब यहाँ पे आप इसे डायबिटीज़ से समझे। डायबिटीज़ को इफेक्टिवली बैलेंस आउट करता है, बहुत सस्ता अवेलेबल है। गुड़मार को घर पे उसका चूर्ण बना के रात को सोने से पहले 1 चम्मच डेली बेसिस पे लेना है, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है। अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे उसके साथ अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर दिए। सूर्योदय से पहले अगर उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी उठ सकते तो 6 से 7 के बीच में तो उठ जाओ। उससे आपकी बॉडी जो है, सर्केडियम रिदम जो है बॉडी की, सोने उठने का जो टाइम है, वो बैलेंस आउट होता है, वो अच्छा बन के रहता है, सही रहता है। बॉडी के हार्मोन्स समझ आता है बॉडी को क्या करना है, किस समय। बॉडी भी है ना, बड़ी स्मार्ट है हमारी, वो रीड करती है हमारी बॉडी कि हम क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो सर्केडियम रिदम्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करती है। रात को अगर हम लाइटें जलाएंगे तो बॉडी को लगेगा शायद दिन है। तो आपने सर्केडियम रिदम को बैलेंस करना है, सोने उठने का टाइम ठीक करना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। हाँ, इसके साथ साथ इसमें पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है। पंचकर्म अगर आप कराते हैं तो हम अपने सारे हॉस्पिटल्स में 3 डेज़ का डायबिटीज़ रिवर्सल का पंचकर्म का पैकेज भी उनको बताते हैं, जिसमें हम उन पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको हम बताते हैं कि डायबिटीज़ आपका रिवर्स हो सकता है, आप इसे ऐसी बीमारी मत समझिए कि ये ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपका इंसुलिन चल रहा है तो इंसुलिन को कम किया जा सकता है, ग्रेजुअली इसे रिड्यूस किया जा सकता है। और साथ साथ अगर इंसुलिन सिक्रीट कम हो रहा है तो उसे सेंसिटाइज भी किया जा सकता है पेंक्रियाज के बीटा सेल्स को। तो ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिकली की जा सकती हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं, सब चीज़ों को अंडर द हेल्प ऑफ अ मेडिकल गाइडेंस। हमारे यहाँ पे जो 3 दिन का हम पेशेंट को एडमिशन देते हैं, उसमें उसका डाइट चेंज करते हैं, मेडिसिन उसको देते हैं, पंचकर्म कराते हैं, उसके साथ साथ मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, टाइम से उसको उठाया जाता है, चाय कॉफ़ी बंद करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सब चीज़ें की जाती है और मुझे लगता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स तो डायबिटीज़ ऐसे ही कंट्रोल करके अपना सीख के ही कंट्रोल कर लेते हैं। एक डिजीज़ जो फैटी लीवर है, उसके ऊपर मैंने अभी तक चर्चा नहीं की है आपसे। हम पहले ये सुनते थे कि फैटी लीवर मोस्टली उन लोगों को होता है जो बहुत ऑयली खाना खाते हैं,
जो शायद अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी, और वो लोग जो ना अल्कोहल ले रहे हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, ऐसा नहीं कि सारा दिन बैठ के ही काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी फैटी लिवर हो रहा है। तो पहले तो मुझे इसकी वजह बताइए। फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारी बॉडी में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो लीवर पे जाके फैट का डिपोजिशन कर रहा है, जो फैटी लिवर में बदलता जा रहा है। और अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, उनको निकल के आता है कि सामने से फैटी लिवर है, मुझे तो हमें तो पता ही नहीं था। तो फैटी लिवर तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसको आपने बेसिकली अपना वेट लॉस करना है, आपने अपना नमक और चीनी को कम करना है, ये चीज़ें आपने मैदा को अवॉइड करना है। तेल जो यूज़ कर रहे हो वो देसी घी कर लो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो या सरसों का तेल यूज़ कर लो, लेकिन रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा लीवर के केसेस में। उसके साथ साथ आपको लीवर के लिए डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म की शोधन चिकित्सा का हफ्ते में एक बार, यानी कि 4 हफ्तों तक अगर आप आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं डे केयर में भी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आता है। घी की आपने बात की, देसी घी का सेवन कर सकते हैं? लोगों को लगता है मोटे हो रहे हैं। लड़कियां कमेंट करके बताओ। घी तो लोगों ने खाना ही छोड़ दिया। पहले तो मतलब दाल पे ऊपर से घी डाल के खाया जाता था, खिचड़ी बनती थी, तहरी बनती थी, सब में ऊपर से जब तक घी ना पड़ जाए तब तक वो महक और स्वाद नहीं आता था। अब मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग ऐसे घी का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो यही मालूम है कि घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। ब्रेन वॉशिंग जो हमने पिछले कई जनरेशन से देखी है की है, और जो आयुर्वेद में लिखा गया उसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो घी जो है, बुरा लगता है कि घी खा रहे हैं सुनने में, लेकिन हाँ। घी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। घी सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी को बहुत सपोर्ट करता है घी। और आजकल तो अलग अलग टाइप के भी आ गए हैं, जैसे गिर गाय का घी होता है, देसी गाय का घी जो है वो एक्सट्रीमली बढ़िया है, अच्छा है और ज़रूर लेना चाहिए। खाना हो सके तो ऑलिव ऑयल और घी में ही बनाना चाहिए। रिफाइंड को घर से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। तो घी का सेवन तो हम करते आए हैं, कई सदियों से करते आए हैं, और वो अच्छा है, हमें आगे भी करना चाहिए। अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं डेली जो हमारी फूड हैबिट्स है उन पे कुछ आपसे चर्चा कर लूँ। हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में भी हमेशा से सर सुनते रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन तो साथ में नहीं लेना चाहिए और इसको ज़रूर लेना चाहिए। तो वैसे कुछ कॉम्बिनेशंस अगर आप मेरे व्यूअर को बता दें तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। एक तो शुरुआत में कर देती हूँ, चाय के साथ पकौड़ा, चाय के साथ समोसा। ये हम सब शाम के समय जरूर खाते हैं। दफ्तर वाले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाथ में चाय है और फिर साथ में थोड़े पकौड़े ले लिए, थोड़ा समोसा कचौड़ी ले ली, तो ऐसा कर सकते हैं। देखो, मैंने ना एक चीज़ बताई कि आपको ना मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हाँ। तो मैं ना पेशेंट को अगर सब कुछ बंद करने के लिए आप बोल देंगे ना, तो उसको ना मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक बात। तो इसको मॉडरेट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा अगर उसे खाना है तो वो ले ले, लेकिन क्या है कि मन की संतुष्टि भी ज़रूरी है ना। तो मन की संतुष्टि के लिए उसे कम करना ज़रूरी है, उसे कम कीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल बंद ही कर देना है। आज के जीवन में जो थोड़ा बहुत है, समय के अनुसार आप ले सकते हैं, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में पोर्शन साइज को कंट्रोल करके, तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ओवरडोज मत करो किसी चीज़ का, ओवर पोर्शन में मत लो उसको। और जो आप समोसे की बात कर रहे हैं, अगर उसको डीप जाएंगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब तो मोदी जी ने मना कर दिया है। वो अपने भाषण में एक बार नहीं 3 से 4 बार कह चुके हैं कि घर में जितना भी तेल आप खा रहे हो उसको 10% कट करो। 2050 तक ओबेसिटी के मामले में इंडिया टॉप पे रहेगा। तो प्रधानमंत्री देश की गुजारिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये एक प्रकार का नेशनल अभियान स्टार्ट हुआ कि ऑयल का यूजेज कम किया जाए। राइट। आजकल एलपीजी की भी शॉर्टेज है। एलपीजी में भी क्या है कि आपको अगर नहीं पका हुआ खाना खाना तो 7 दिन आप बिना पका हुआ खाना खा लो। सैलेड्स खाओ, दुनिया भर की और चीज़ें हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, बिना पका हुआ खाना खाओ, बॉडी डिटॉक्स कर जाएगी। बेस्ट टाइम है आप सबके लिए कि इस टाइम का बेस्ट यूज़ करना है। बिना पका हुआ खाना खा के आपकी बीपी कंट्रोल नहीं होगा, क्या आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, आपका थायराइड कंट्रोल नहीं होगा, गोलियां छूट जाएंगी 7 दिनों में। क्या बात है। अगर आपने बिना पका हुआ खाना खा लिया 7 दिनों तक, गैस वैसे ही नहीं आ रही, तो आई थिंक हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने का मौका मिला है। शानदार। हालांकि मैं एक मीम पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया था कि बाकी लोग अपना अपना देख लें, बिहारी तो 1 हफ्ता क्या 1 महीना बिना गैस के रह लेगा, सत्तू
और क्या था, चूड़ा दही, हाँ चूड़ा दही और सत्तू खा के 1 महीना रह सकते हैं बिहारी लोग। अगर कोई बिहार से ताल्लुक जो रखता है वो मुझे सुन रहा है तो वो कमेंट करके बताएगा भी कि उनका ये सबसे फेवरेट फूड रहता है। अब सर ये भी मुझे बताएं कि ठीक है हमें क्या नहीं खाना है क्या खाना है, मैंने वो आपको समझ लिया। आपने ये भी बता दिया कब खाना है, शाम के समय नहीं खाना है। इसके अलावा कोई ऐसी टिप आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव देखिए सर बहुत लंबा है। सिर्फ आपका क्यों, आप आई गेस 5th जनरेशन है आपकी फैमिली की जो इस काम को लगातार जी, आगे बिल्कुल, बढ़ा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हमारी जो गलतियां हैं वो बेहतर आप समझते हैं कि जी ये काम तो तुम करते ही हो, सालों से समझा रहा हूँ फिर भी उसके बाद अभी तक छोड़ा नहीं है तुमने। तो क्योंकि मेरा व्यूअर आपको सुन रहा है, शायद आपकी अपील का कुछ असर हो जाए। वो कौन सी डेली मिस्टेक है जो हम सब कर रहे हैं? आप अगर कुछ अपनी बॉडी में चेंज लाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी बताता हूँ जो आप इजीली कर सकते हो। इजीली तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा एफर्ट लग जाएगा उसमें, लेकिन हाँ। आप वो कर सकते हो। और अगर उसको कर दोगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। और वो है, आप चीनी जो है उसको बंद कर दो। चीनी आपके हर जगह है आसपास। चीनी आपकी मिठाइयों में है, बिस्किट्स में है, कई प्रांतों में दालों में भी होती है। चीनी आप जो प्रिजर्वेटिव और डब्बाबंद चीज़ें ले रहे हो उसके अंदर भी है। हर जगह पे हमारे आसपास आप देखोगे तो शुगर का कंटेंट काफ़ी है। अब ये शुगर जो है, चीनी जो है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। चीनी को अगर आप बंद कर पाओगे तो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी रिजुविनेट करने लग जाएगी। उसकी जगह पे ऑल्टरनेट में कुछ लेने के लिए भी है हमारे पास। हम पहले चीनी कोई नहीं खाता था। चीनी की मिल्क के पास से जाओगे ना तो बड़ी गंदी स्मेल आती है वहाँ पे, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स का प्रयोग होता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड होती है, ये गन्ने के रस से बन रही है लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब उसके बजाय अगर शक्कर का प्रयोग किया जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। गुड़ का प्रयोग किया जाए जो गन्ने के रस को उबाल के बन रहा है, सिंपल प्रोसेस से बन रहा है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्पफुल है। चीनी को छोड़ना है और ये दोनों चीज़ों का प्रयोग करना है उसकी जगह पे, तो मुझे लगता है ये एक सुपर टिप है। और उसके साथ में एक चीज़ और सभी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में गिलोय ज़रूर लगाएं। वो गिलोय जो है ना, वो हमारी छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार हो तो उसी गिलोय का आपने काढ़ा बना के पी लिया, आपके घर में ही गिलोय है और वो बिल्कुल फ्रेश है, अनअडल्टरेटेड है। एक गिलोय ज़रूर लगाएं। शानदार। और इस टिप को सिर्फ सुन के अनसुना नहीं कर देना है, मानना भी है। ये मुझे लगता है 100 सुनार की एक लोहार की नहीं, 100 लोहार की एक सुनार की, वो वाली टिप आपको मिली है। तो ये आपको मानना भी है, अपने जीवन में उतारना भी है। न सिर्फ खुद निरोगी बनना है, सबको आसपास निरोगी बनाना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया। आई होप आपकी ये जो मुहिम है, न सिर्फ आपकी, पिछली 5 पीढ़ी से ये मुहिम चलती आ रही है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की, जिसे हम भूलते चले जा रहे हैं, वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।